आज हम आपको डराने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको किसी तरह से जो गलतफ़हमी जो एक पैदा हो रहा है, उससे निकालने की बात करेंगे। तमाम शंकाएँ हैं, तमाम सवाल हैं। हम उस सवाल का जवाब ढूँढेंगे और उन सवालों का जवाब हम लेंगे देश के जाने-माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार से। डॉक्टर अंशुमान कुमार के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना जब भारत में पहली बार दस्तक दे रहा था जनवरी में, तब से डॉक्टर अंशुमान कुमार इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और तमाम जो बीमारी डे बाय डे किस तरीके से बढ़ा है देश में और क्या रूप ले रहा है, किस स्ट्रेन का वायरस यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर वो मुखर होकर बोलते रहे हैं और कब ये कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुँचने वाला है, कब इसके लिए लॉकडाउन होना चाहिए, कब इसको हम किस तरह से इस पे काबू पाएँ और कोरोना का मतलब मौत नहीं है, ये भी डॉक्टर अंशुमान कुमार हमें बताते रहे हैं। तो हम डॉक्टर अंशुमान कुमार से आज इसी मुद्दे पे विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर अंशुमान, आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, बहुत शंकाएँ हैं, लोगों के मन में बहुत डर है। हम थोड़ा उस बिंदु पर आज बात करें कि कोरोना वाक़ई इतना भयावह है, जिस डर से हम सो नहीं पा रहे हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को जी नहीं पा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बाहर निकलना मना है, लॉकडाउन है, लेकिन क्या इतना डरने की ज़रूरत है हमें? आप पहले इस बात से हमें रूबरू कराएँ। बहुत अच्छा सवाल उठाया। सबसे पहले तो यही लोगों ने सोच लिया कोरोना का मतलब मौत। और उदाहरण के तौर पे मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैं कैंसर का डॉक्टर हूं। मेरे मरीज ये पूछने लगे हैं कि डॉक्टर साहब, कैंसर से खतरनाक बीमारी कोरोना है क्या? क्योंकि आप तो कहते हैं कैंसर से कुछ नहीं होगा अगर सही समय पे इलाज हो जाए। कोरोना में इतनी चर्चा इतने समय से चल रही है, हो क्या गया? तो कोई चीज मेडिकल साइंस में जो हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक विश्लेषण के तहत ही करें तो बेहतर होगा। बीटा कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसी का ये स्ट्रेन है जिसको सार्स कॉव 2 2003 में जो सार्स पेंडेमिक का नाम सुना था, उसी का दूसरा वर्जन आया है और इससे होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19, क्योंकि दिसंबर 2019 में पहला केस आया, इसलिए 19 फॉर 19 2019 में आया। कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज। सबसे पहले तो ये समझिए, कोरोना एक वायरस है, कोरोना बीमारी नहीं है, और कोविड-19 डिजीज का नाम है, इस बीमारी का नाम है। ये बात हो गई। अब वायरस क्या होता है? वायरस एक कीटाणु विषाणु जो नग्न आंखों से हमें नहीं दिखता है, जैसे आपने सुना होगा सिंपल नाम बैक्टीरिया होता है, एक चीज फंगस होता है जो हमें हमारे शरीर में नॉर्मली भी रहता है, जिसको हम कहते हैं कमेंसल्स, मतलब हमें डैमेज नहीं करेगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेज ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसमें कोरोना वायरस एक है। इसका फैलने का तरीका वही है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अभी तक दूसरा कोई तरीका नहीं देखा गया, जैसे मच्छर के द्वारा या किसी तरीके से। तो जो इंसान संक्रमित है उसके संपर्क में अगर आएंगे या ऐसे वातावरण में आप रह रहे हैं या गए हों जहां वो संक्रमित व्यक्ति आया हो, और उसके खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स बनते हैं, थूक के छींक के पार्टिकल्स बनते हैं, उससे ये वायरस आपके पास आ जाता है। तो जिसके लिए आपको बताया गया था डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी का पालन करना, एक्चुअल शब्द था फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से समझाया गया था। हाथ धोना, साबुन पानी से हाथ धोना आज भी सही तरीका है। एडिशनल है, जहां साबुन पानी की उपलब्धता नहीं है वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूं कि एक बार आपको समराइज होकर दर्शक जो देख रहे हैं उनको मिल जाए। मास्क का इस्तेमाल अत्यधिक नहीं करना है। कुछ लोग ऑब्सेस्ड होके डर से घर पे भी 24 घंटे मास्क लगा के बैठे हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, जहां ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है जो आपके पहचान के नहीं है, तो आपको मास्क की जरूरत है। ये तो हो गया कि यही कोरोना वायरस का एक ब्रीफ आइडिया है। अब बात हो गई डरने की।
कोरोना का मतलब लोगों ने समझ लिया मौत। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आंकड़ों से अगर समझें तो हम अपने देश की बात करेंगे, बाकी जगह की बात बाद में करेंगे। भारत में जो हमारी बॉडी है, आईसीएमआर, सीएसआईआर, इनके जो रिसर्च आ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि 100 केसेज में से 84 केसेज, 80 to 84, 80 से 84% एसिम्टोमेटिक है, मतलब उनको लक्षण आता ही नहीं है। तो लक्षण नहीं आता है का मतलब क्या हुआ? कोरोना के लक्षण क्या क्या है समझ लेना है। सर्दी, खांसी, गले में तकलीफ, सांस में तकलीफ, और अति गंभीर होने पे कहीं फेफड़े की ज्यादा तकलीफ होना। तो लक्षण नहीं आने का मतलब कैसे हुआ कि सीजनल फ्लू जैसा कुछ लक्षण लगा, आपने गया, आपने टेस्ट कराया, पता चला आप कोरोना पॉजिटिव हैं। उसी समय मानसिक पीड़ा चालू हो गई, आपकी, आपके परिवार की, आपके आसपास, ऑफिस, समाज की, सबकी मानसिक प्रताड़ना चालू हो गई। इनसे मैं भी मिला था, अब मुझे भी कोरोना हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वायरस पेंडेमिक जब फैलता है, और जिस कदर अभी भारत में फैला है, तो शायद ही कोई व्यक्ति बचेगा जिसको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। ये प्रिजम्पटिव थ्योरी करना कि मैं बच जाऊंगा, नहीं। तो फिर सोच रहे होंगे फिर डिस्टेंसिंग क्यों, फिर ये क्यों, लॉकडाउन क्यों हुआ? लॉकडाउन का पर्पस 3 होता है। मिटिगेशन, अल्पीकरण, मतलब वायरस का डबलिंग टाइम बढ़ा ले, मतलब एक से दूसरे के संक्रमण में होने की जो शक्ति है, इसको डबलिंग टाइप को बढ़ा दिया, मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। उस समय क्या तैयारी करनी है? बेड की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, टेस्ट की सुविधा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सुविधा, ताकि सबको खाना समय पर पहुंच जाए। जो मजदूर का इस तरह से भागना इधर उधर हुआ, इन सबको हम रोक सकते थे। इस तैयारी की जरूरत होती है, जो मैनेजमेंट हम करते हैं जब भी संक्रामक बीमारियों की। और तीसरी चीज होती है टेस्टिंग। अधिक से अधिक टेस्टिंग उस दरमियान लॉकडाउन में कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा एरिया आपका हॉटस्पॉट है, रेड जोन है, उसको बंद करें, बाकी कंट्री को फेज वाइज ओपन कर लें। तो आपको एक्सटेंडेड लॉकडाउन की जरूरत नहीं होती है। ये तो तैयारी लॉकडाउन की बात हुई। अब प्रिकॉशन क्यों लेना है, उसके लिए समझने की जरूरत है। 2 तरीके की बात होती है। वायरस का स्ट्रेन, जिसको कहते हैं यूजुअली क्लैड। तो क्लैड में इंडिया में देखा गया सीएसआईआर के स्टडी में 41% जो स्ट्रेन है, क्लैड A3i स्ट्रेन है, जिसकी मारक क्षमता कम है। तो ये विश्व के आंकड़े से हमारे यहां अति गंभीर बीमारी होने की समस्या कम रहेगी, ये हमारा सीएसआईआर का स्टडी कहता है। 50% में केसेस जो हैं वो हैं A2A क्लैड का, जो अति गंभीर रूप लेता है। तो अति गंभीर रूप, अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ से मतलब है आपको डायबिटीज नहीं है, कैंसर नहीं है, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको हो सकता है बुखार हो, बदन में दर्द हो, एक टेक्निकल टर्म है, मेडिकल में बोलते हैं मेलेज, मतलब अच्छा नहीं लगना, मन अच्छा नहीं लगना, भारी भारी लगना, गले में थकावट, सर में दर्द, मेलेज कहते हैं। ऐसी समस्या आएगी, आप रिकवर हो जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल, जो अभी आपने कहा जैसे कि 80 से 84% लोग यहाँ बिना लक्षण वाले हैं, तो क्या वो 80 से 84% जो लोग हैं उसमें ये दोनों तरह के वायरस का इम्पैक्ट है? जी, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि उनमें किसका संक्रमण है। आमतौर पे क्लैड A3i का संक्रमण ज्यादा होने की संभावना क्यों है? क्योंकि उसमें मारक क्षमता कम है, तो हो सकता है उसका संक्रमण ज्यादा होगा, इसलिए एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहां ज्यादा है। लेकिन काम भी वो वही करेगा, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करा दे, इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप कराएगा, आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे कि दोबारा इस स्ट्रेन का वायरस आपको इन्फेक्ट ना करे। लेकिन अगर हम उस तरह का रिसर्च मॉड्यूल तैयार करें कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज है कितने में किस स्ट्रेन का वायरस है, तब जाके आंकड़ा निकलेगा। उसका भी आंकड़ा कहीं से रिलीज नहीं किया गया है। तो डॉक्टर साहब, एक मीडिया में एक रिपोर्ट भी थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि कुछ ऐसे शहर हैं जो हॉट स्पॉट हैं, उसके बाद भी उस शहर में 1/3 लोग ऐसे थे जिनमें इम्यूनिटी डेवलप होने की बात कही जा रही है। तो क्या ऐसी संभावना है कि जो आपने बताया कि 80 to 84% लोग जिनमें लक्षण नहीं है कोरोना के, अगर इस तरीके के केसेस अगर स्प्रेड होते हैं, तो
हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की संभावना ज्यादा हो सकती है कंट्री में? जी जी, बहुत ही वैज्ञानिक सवाल आपने पूछा है। अभी देखिए, इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही हिंदुस्तान में। अधिकतम मीडिया में आज भी चर्चा ये हो रही है, जिसके लिए बैठक और संगोष्ठी की जा रही है कि क्या इंडिया स्टेज 3 में है या नहीं है। स्टेज 3 की परिभाषा ही है जब विदाउट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हुआ है और संख्या कम्युनिटी में ज्यादा हो गई तो स्टेज 3 है, मतलब कम्युनिटी स्प्रेड है। तो अब इस पे दो बड़े सवाल उठते हैं कि अगर स्टेज 3 में हम नहीं थे तो लॉकडाउन क्यों करना पड़ा, स्टेज 3 रोकने के लिए करना पड़ा। तो अगर लॉकडाउन कर दिया तब तो फ्लाइट बाहर से आना बंद हो गई, तो फिर क्यों नए नए लोग संक्रमित हो रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए आधिकारिक तौर पे जब स्टेज 3 का अनाउंसमेंट हो, सरकारी तौर पे जब अनाउंसमेंट हो, परिभाषा के तौर पे, विज्ञान के तौर पे, मेडिकल साइंस के तौर पे हम स्टेज 3 में हैं। बात आती है हर्ड इम्यूनिटी की, तो क्या ऑप्शन अब हमारे पास है। एक होता अगर हम मॉडल लेके चलते हर्ड इम्यूनिटी का तो लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने मॉडल लॉकडाउन कर लिया। अब स्प्रेड हो चुका है वायरस, आज हिंदुस्तान के एक गांव में है। हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, इसको ऐसे समझना चाहिए। 4 तरीके होते हैं वायरस पेंडेमिक से निपटने के। एक, वैक्सीन तैयार हो जाए। दूसरा, एंटीवायरल हो जाए, मतलब वायरस को मारने की, फ्रैगमेंट करने की, तोड़ने की दवा मिल जाए। तो ये दोनों भी नहीं हुआ, होने की संभावना भी नहीं है हाल फिलहाल में। प्लाज्मा थेरेपी स्टिल एक्सपेरिमेंटल फेज में है, उसका कोई रोल अभी तक कंक्लूसिव नहीं आया है, प्लाज्मा थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन रहता है हर्ड इम्यूनिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, 60 to 70% ऑफ द कम्युनिटी पॉपुलेशन अगर वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, उनमें इसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबिन बन जाए, मतलब एंटीबॉडी बन जाए, तो इम्यूनिटी जो डेवलप होगी, झुंड में मैक्सिमम लोगों के पास इम्यूनिटी आ जाएगी और वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ट्रांसफर होने लगेगा, एटीन्यूएट होता है, मतलब उसकी मारक क्षमता धीरे धीरे कम होते जाती है और अल्टीमेटली ये सेटल डाउन हो जाता है। फिर उसको नए होस्ट की जरूरत होती है, कोई नया होस्ट मिले तब जाके कहीं, जिसको कहते हैं रिलैप्स होना या सेकेंड स्पाइक आना, या जैसे फ्लू वायरस में देखते हैं कि इस साल तो खत्म हुआ, अगले साल फिर आ गया, तो ये आने की संभावना होती है। तो जो आपने बात उठाई कि एक कम्युनिटी में देखा गया कि रेड जोन है लेकिन मैक्सिमम लोगों को कोई लक्षण नहीं है, तो प्रोबेबली उस कम्युनिटी में यही हो रहा होगा कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हमारे पास एंटीबॉडी किट इंडिया में आ जाए और मैक्सिमम लोगों की हम सैंपलिंग टेस्टिंग कर लें, तो पता चला अधिकतम लोग संक्रमित होके निकल चुके, उनको पता भी नहीं है, उनके बॉडी में एंटीबॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट घूम रही है। इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है लोगों के मन में भी और मेरे भी, कि अभी जैसे इंडिया में जो केस हैं वो 2.5 से 3 लाख केस हो चुके हैं जो रिपोर्टेड है। आपने जो बात कही कि बिना लक्षण वाले कोरोना की मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या ऐसे केसेस, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको लगती है कि जो केसेस आपको दिख रहे हैं रिपोर्टेड और जो लक्षण जिसमें कोरोना नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है कि वो टेस्ट कराने भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी है उसमें बिना लक्षण वाले कोरोना के केसेस बहुत सारे हो चुके होंगे और वो ठीक भी हो चुके होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? और इसीलिए हार्ड इम्यूनिटी कल को हिंदुस्तान में तैयार होगा और लोग उस पर काबू पा लेंगे कोरोना में, ये आप कहना चाहते हैं? जी, जैसा कि CSIR स्टडी में आया है, जो स्ट्रेन वायरस का A3I है, उसका लो विरुलेंस, मतलब मारक क्षमता कम है, तो एक तरह से फायदा है कि आपको इन्फेक्शन तो होगा लेकिन आपकी हालत अति गंभीर नहीं होगी। 41% केस में उसी स्ट्रेन को पाया गया। वर्ल्ड वाइड स्ट्रेन सिर्फ 3.5% to 8% पॉपुलेशन में पाया जा रहा था, तो उसमें आपने देखा क्षति बहुत पहुंची थी। जी। तो अपने हिंदुस्तान में एक अच्छी बात रही कि इस स्ट्रेन में कब है, बाकी स्ट्रेन जो है वो तो है ही है, जिसके कारण कुछ मौतें हो रही हैं। तो अब जब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम लोग संक्रमित हो रहे हैं और जांच सिर्फ उनकी हो रही है, जांचों में बहुत सारे आंकड़े आते हैं, हाँ, जिनमें लक्षण है, आंकड़े आते हैं, जिसमें आंकड़े आते हैं स्टेट के
कि उस स्टेट ने इतनी जांच कर ली, उस स्टेट ने इतनी जांच कर ली। देखिए, इस तरह की बीमारी में कोई स्टेट की बाउंड्री को देख के या उस स्टेट में किस पार्टी की सरकार है या किस बॉर्डर पे कौन सा डीएम या डीसीपी खड़ा है, इसको देख के वायरस नहीं जाता है। वायरस जाएगा ही, और हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि इन पैन इंडिया पर 10 मिलियन पर 10 लाख पॉपुलेशन पे कितने टेस्ट हम करते हैं, अगर हमें विदेशों के आंकड़े से कंपेयर करना है। तो आपने देखा हो अमेरिका 10 लाख पे 56 लाख के 60 लाख के आसपास टेस्ट करता है, कोरिया 70 से 80 लाख टेस्ट करता है, हम 2600 से लेके 3600 3700। अभी का जो आंकड़ा है वो अमेरिका 10 लाख पे 65,000 के करीब को टेस्ट कर रहा है, और भारत की अगर हम बात करें तो 10 लाख पे 3500 केस टेस्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका भारत से 20 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है, 20 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है। तो जब हमारे पास कम विरुलेंस का वायरस ज्यादा है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ज्यादा है, सरकारी आंकड़े से ही बताया जा रहा है, टेस्ट हम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो 2.5 लाख या 2.25 लाख का आंकड़ा आज की डेट में बताया जा रहा है कि हमारे यहां इतने केसेज हैं कोरोना के, तो आप मान लीजिए इसी से मल्टीप्लाई करके कि एसिम्प्टोमेटिक केसेज, कोरोना के संक्रमित केसेज और बहुत ज्यादा हैं कंट्री में, लेकिन हम उसको टेस्ट करके डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं है, ये प्योरली एक मेडिकल सिस्टम है। मेडिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे, आप दिखाएंगे कि इतने टेस्ट किए, और ज्यादा टेस्ट करेंगे ज्यादा पॉजिटिव आएंगे और ज्यादा आपके रिकवर होंगे, इसमें आपकी ज्यादा वाहवाही है। रादर देन कम टेस्ट करके आप दिखाएं हमारे पॉजिटिव कम आए, पॉजिटिव कम करना आपके कंट्रोल में है ही नहीं, अब स्प्रेड हो चुका है, अब आपके कंट्रोल में है कि मैक्सिमम लाइफ कैसे बचा लें आप। डॉक्टर अंशुमान, एक और सवाल है कि जो भारत में जो वायरस का जो लोड है, उस बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि वायरस लोड क्या होता है और उससे कितना इंपैक्ट होता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। वायरस लोड जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक चीज होती है सीटी वैल्यू। अब सीटी वैल्यू बड़ा टेक्निकल और साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक इंसान में वायरस लोड कितना है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हाई वायरल लोड, इंटरमीडिएट वायरल लोड, लो वायरल लोड। हाई वायरल लोड का मतलब है कि कोरोना वायरस जब जाता है तो नाक के पीछे एक एरिया है नेजोफेरिंग्स, वहां या थ्रोट में पहले जमा होता है, कुछ दिनों तक वहां रहता है, मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने समझ लीजिए सेल के अंदर बहुत संख्या बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद तब तक अगर इम्यून सिस्टम उस पर काबू पा लिया तो वहां पे वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया, नहीं तो फिर ये लंग्स में पहुंचता है और अपने लक्षण देता है। हाई वायरल लोड इंडिया में जो पाया गया, सिर्फ 7% केसेस में पाया गया हाई वायरल लोड। हाई वायरल लोड का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से लगभग 6.8, तो मोटा मोटी रखिए 7 व्यक्ति को संक्रमण होने की संभावना होगी। और लो वायरल लोड में क्या है कि एक व्यक्ति को संक्रमण करेगा। तो क्या है वायरल लोड, इसको समझने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे मैं संक्रमित हूं, अगर मैं हाई वायरल लोड हूं तो मतलब मैं जब खांसी करूंगा, छींकूंगा, तो मेरे ड्रॉपलेट्स में निकलने वाले वायरस की संख्या बहुत ज्यादा होगी और बहुत समय तक मैं स्प्रेडर का काम करूंगा, फैलाने का काम करूंगा, तो ज्यादा लोगों को संक्रमित करूंगा। अगर मैं लो वायरल लोड, मेरे अंदर इंफेक्शन है, तो मेरे से होने वाले संक्रमित लोगों की संख्या कम होगी और मैं बहुत जल्दी इस वायरस को ओवरकम कर लूंगा और कम से कम लोगों को फैलाऊंगा। तो यह भी एक अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए कि हाई वायरल लोड के केसेस सिर्फ 7% हैं। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होना या सिम्प्टोमेटिक होना, मतलब लक्षण आना नहीं लक्षण आना, हाई लो वायरल लोड से बहुत सीधा संबंध नहीं रखता है। ये सीधा संबंध रखता है वायरस के स्ट्रेन से। जी 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 डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने हमें बताया उस हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में 80 से 84% लोग
जिनको लक्षण नहीं है। दूसरा, ये बात निकल के सामने आई है कि जो 7% केस हैं उसमें ही हाई वायरल लोड है, यानी 7% लोगों से ही मैक्सिमम 7 लोगों को संक्रमण हो सकता है, यानी 93% जो पॉपुलेशन है या जो संक्रमित लोग हैं वो दूसरे को कम संक्रमित करेंगे, 7% ज्यादा संक्रमित कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब इस पे चर्चा को हम समय की पाबंदी है, इस चर्चा को हम ये कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी बातचीत से ये साफ है कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में चूंकि बिना लक्षण वाले जो संक्रमण हो रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो आने वाले दिनों में जो कम्युनिटी में जब इस तरीके का स्प्रेड होगा और ऐसे लोगों का फैलाव होगा तो हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी, और हर्ड इम्यूनिटी जब पैदा होगी तो हम कोरोना पे काबू पा लेंगे। क्या ऐसा आप समझ? जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन एक संदेश मैं जरूर देना चाह रहा हूं कि सबसे पहली बात कि पैनिक की जो स्थिति है, कोरोना से शारीरिक प्रताड़ना कम है, मानसिक प्रताड़ना ज्यादा हो रही है। चाहे तो आप चैनल के माध्यम से देखते हैं, उनमें हम ना उलझें, टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, किसी के माध्यम से उससे उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बैठे अधिकतम लोग कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, या तो पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट ये ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। उनके पास इतनी साइंटिफिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो किसी भी पढ़े हुए तथ्य को थ्योरी की तरह वहां बोलते हैं। एक जनता की हम बात करें, एक पब्लिक की बात करें जिन्होंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा है, उनके लिए बहुत कठिन क्लिष्ट शब्द जब सामने सुनने को मिलता है तो लगता है वायरस बहुत डरावना है। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दें। दूसरा, जब आप डिबेट देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज, राज्य, केंद्र, उसको इग्नोर करें। ये मेडिकल की बीमारी है, इन चीजों से परे है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। सिर्फ महत्व इतना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कहता है गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी। जैसे ड्यूटी सिटीजन का होता है उसी तरह ड्यूटी गवर्नमेंट की होती है। उनको लॉजिस्टिक उपलब्ध कराना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे किसी भी तरह की इस आपदा की स्थिति में जरूरत हो, उपलब्ध कराना पड़ेगा। और तीसरी बात, इस समय डॉक्टर और मरीज का सीधा संबंध, सीधी वार्तालाप होनी चाहिए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आनी हैं और आएंगी। जब ये लोग आपका हाथ बीच से खींचेंगे तो सीधा कहेंगे डॉक्टर और मरीज में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। जब भी कोई समस्या हो कोरोना ने किसी भी इलाज में, डॉक्टर से सीधी वार्तालाप आप कीजिए। ना अस्पताल मरीज डॉक्टर के बीच में आए, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना किसी बहकावे की बात, ना सोशल मीडिया की बात। जिस डॉक्टर से आप इलाज करें उस पर ट्रस्ट कीजिए। कहीं कमी ट्रस्ट में लगती है, डॉक्टर से सीधी सीधी बात कीजिए, प्यार से मोहब्बत से डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर भी आपसे प्यार से मोहब्बत से बात करेगा। अभी इसकी जरूरत है, मतलब टुगेदरनेस की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा संदेश रहेगा। जो डॉक्टर अंशुमान आपने बताया उससे साफ जाहिर है कि कोरोना से हमें लड़ने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो आपने पूरा एक विश्लेषण किया है उससे साफ जाहिर होता है कि 80 से 84% लोगों को कोरोना होगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, या मामूली सर्दी बुखार हो, सर्दी खांसी होगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और कोरोना ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनमें कुछ लक्षण उभर सकते हैं, और जो लोग बीमार हैं, जो पहले से कैंसर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, या कीमो चल रहा है, इस तरीके के मरीज को बचाने की जरूरत है, बुजुर्गों को बचाने की जरूरत है, बच्चों को बचाने की जरूरत है। लेकिन जो स्वस्थ हैं वो अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें। कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और जो ट्रेंड इंडिया में है, जो वायरस का स्ट्रेन है, उससे साफ जाहिर है कि बहुत मारक वायरस का इम्पैक्ट इंडिया में नहीं है, और इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा लक्षण भी उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नवभारत टाइम्स के लिए वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। तो
तो ये थे डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कोरोना वायरस के डर को खत्म करने के लिए जो तमाम उपाय हैं वो हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।